सो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं कांचा भाई लुक में। और आज हम कराने वाले हैं आपके एक बहुत ही बेहतरीन नए चैप्टर के साथ पेस बैच में, जिसका नाम है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री हम कॉमर्स वालों की लाइफ में ऐसे आता है जैसे तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। यानी कि ये जर्नल एंट्री आपको ऐसे आने चाहिए जैसे कि आपकी लाइफ में कोई एंट्री मारता है उस तरीके से। लेकिन अगर ये हमें जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं आती है तो हमारे घर वाले, हमारे टीचर्स हमको मारते हैं टन टन टन। तो आज मैं इस चैप्टर को आपका कराने वाला हूं टनाटन, एक नंबर मस्त मक्खन मलाई। तो बेटा जर्नल को हम बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे, जहां पर अगर आपसे कोई रात में भी पूछ ले कि जर्नल क्या होता है तो आपको आना चाहिए। बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मान लो ये है हमारे स्मार्टी बॉय राजेश। कौन है ये? स्मार्टी बॉय राजेश है, ठीक है। अब ये स्मार्टी बॉय राजेश अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, अगर मैं इस स्मार्टी बॉय राजेश से कहूं कि मैं जा रहा हूं और आपको बाद में बताऊंगा, तो इसको क्या लगेगा कि मेरा बिजनेस बेकार चल रहा होगा, या हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा बिजनेस ही ना हो। यानी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई भी आके मुझे धप्पा करता है तो मेरे पास उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कितनी संपत्तियां हैं मेरे पास, कितनी लायबिलिटी है, क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी मेरे पास होना चाहिए। अब जब हमने पढ़ा था कि हम हमारे बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं बेटा, हमारे बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल यानी कि जिसमें पैसा जा रहा है या आ रहा है या पैसे की बात हो रही है, ऐसे ट्रांजैक्शंस हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे। यानी कि अकाउंट्स में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसका कुछ फाइनेंशियल हो, आप उसे पैसों में मेजर कर सकते हो। आपने किसी को 500 रुपए दिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आपने किसी का गेट बजा के आप भाग गए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। आपने किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करा, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो पैसों से संबंध रख रहा है और वो हमारे बिजनेस का है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे थे जर्नल में। पहली बुक यानी कि इसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। किसे कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल को। तो जर्नल क्या होता है सर? जर्नल हमारे जितने भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ठीक है। अब मान लो मेरा ठेला है, मेरा छोटू सा ठेला है, मैं डेली कुछ सामान खरीदता हूं, बेचता हूं, क्या ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे? नहीं होंगे। अब अगर मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मैंने ठेला 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 हर जगह ठेले खुल गए मेरे और एक ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, क्या मेरे ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे? यस सर, ज्यादा होंगे। क्या मुझे अब सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे? नहीं सर। जब आपके ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाते हैं तब आप जर्नल के टुकड़े कर देते हो, तो उसको हम कहते हैं सब जर्नल्स, जो आपने सब्सिडरी बुक के हिसाब से देखा होगा। यानी कि जब आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे तब आप अपने ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रिकॉर्ड करोगे सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि यही तो है हम कॉमर्स वालों का सिस्टम। तो देखो, जैसे कैश बुक है आपका, परचेज बुक है आपका, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, बिल्स रिसीवेबल्स है, बिल्स पेबल्स है, और जो किसी में नहीं आता है वो हमारे जर्नल का पार्ट बनता है। तो मैंने क्या बताया अब तक? हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगे तो हम सब जर्नल्स कर लेंगे। अब ये जो जर्नल नाम आपको दे रखा है बेटा,
ये एक्चुअल में एक बुक होती है मैनुअली। अगर आपको जर्नल बहुत अच्छे से करना है तो इसके लिए आप चाहो तो मार्केट से आता है, जर्नल आता है छोटा सा, 30 या 35 रुपए की आती है। आप चाहो सॉरी, तो मार्केट से खरीद सकते हो, जिससे आप और प्रैक्टिकली इसको अच्छे से जान पाओगे कि व्हाट इज जर्नल। जर्नल एक मैनुअली बुक होती है जिसमें हम अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल वाले, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा जर्नल। तो जब आप एक बुक खरीदते हो, एक रजिस्टर खरीदते हो, उस पर एक फॉर्मेट बना हुआ आता है, ठीक है। डायरी खरीदते हो, चेक देखा हो आपने, सब पे एक फॉर्मेट होता है। ऐसे ही इस जर्नल का एक फॉर्मेट होता है। कैसे? इस तरीके का फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, डिंग 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 डिंग। ये फॉर्मेट होता है। कैसे? यहां पर आपका डेट, डेट वो तारीख वाली डेट है नालायकों, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, DR यानी कि डेबिट, और अमाउंट CR यानी कि क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट का ही सारा खेल है। डेबिट वो अकाउंट होता है, वो चीज होती है जिसको बेनिफिट मिल रहा है, और क्रेडिट वो चीज होती है जिसके पास से वो बेनिफिट दिया जा रहा है या उसके पास से बेनिफिट जा रहा है। अब इस फॉर्मेट में हम DR CR किस तरह से कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे हम DR करते किसे हैं और कैसे करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम गोल्डन रूल्स के हिसाब से चलें या हम एक अलग रूल के हिसाब से चलें। पहले मैं आपको समझाता हूं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स आपके 3 टाइप में है, और पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? आपने ट्रांजैक्शंस पढ़ा और आपने कहा कि ये जो लेन देन हो रहा है वो तो रवि कर रहा है, श्याम कर रहा है, महेश कर रहा है, नहीं महेश छोड़ो, कुछ और हो जाएगा फिर। यानी कि पढ़ के मालूम पड़ गया कि ये पर्सन कर रहा है, या सैलरी आउटस्टैंडिंग है, या आउटस्टैंडिंग है, या प्रीपेड है आपका, या कोई कंपनी का नाम दे रखा है। ये सभी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, जिसके 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ऐसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है, इस टाइप में हमारा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्रूड वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्टिफिशियल यानी कि इंसान नहीं है लेकिन एक्ट वैसे ही करता है, कंपनीज वगैरह होती हैं, और नॉर्मल राम श्याम रवि वगैरह, ये सब पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन है। अगर आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा और आपको दिख रहा है कि यहां पर पर्सनल अकाउंट है, तो वहां पर आप रूल अपनाओगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, नहीं बेटा, डेबिट द रिसीवर। क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के, लेने वाला जब भी लेता, लेता मुक्का मार के। यानी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सनल अकाउंट का कोई बेनिफिट रिसीव कर रहा है, राम ने माल खरीदा, श्याम से खरीदा, तो राम लेने वाला और श्याम देने वाला। तो डेबिट में अगर वो रिसीवर है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, वो डेबिट करेंगे, और जिसके पास से बेनिफिट जा रहा है उसको हम करते हैं क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट के बाद दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है सर? रियल अकाउंट होता है हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं, फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो टेंजिबल हो, फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो इंटेंजिबल हो, फिक्स्ड हो, करेंट हो, नन करेंट हो, बस एसेट्स हो। और एसेट्स आपको मालूम है कौन कौन सी होती हैं? कैश है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, आलू है, टिंडे है, बैगन है, लौकी है। ये सब हमारी क्या है? एसेट्स हैं।
और एसेट्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे रियल अकाउंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका रूल क्या होता है बच्चा? इसका रूल होता है बेटू, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि अगर आपके पास कोई संपत्ति, कोई एसेट्स आ रही है तो वो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। और अगर आपके पास से जा रही है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अभी मैं समझाऊंगा कि डेबिट कैसे करोगे या क्रेडिट कैसे करोगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको देखना है कि क्या कोई एसेट्स आ रही है या जा रही है, उसके हिसाब से डेबिट और क्रेडिट। अब इसके साथ एक अकाउंट और होता है जिसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है सर? नॉमिनल अकाउंट बेसिकली होता है हमारे खर्चे और इनकम का, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं उसका प्रेजेंस, उसे हम कहते हैं नॉमिनल। तो नॉमिनल का मतलब जो भी हमारे खर्चे हैं, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, जो भी इनकम है, उन सबको हम नॉमिनल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर आपको कोई खर्चा हो रहा है, आप किसी खर्चे को पेड कर रहे हो, तो आप उसको डेबिट करोगे, और किसी इनकम को रिसीव कर रहे हो, किसी फायदे को रिसीव कर रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो ये तो रूल है आपके गोल्डन रूल्स। एक रूल आपको ये बताता है जहां पर आप ऐसे लिख लेते हैं सारी चीजों को, जिससे थोड़ा आसान चलता है, जो आज की डेट में चलता भी है। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। अगर आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी मशीन को खरीदा, मशीन को खरीदोगे तो आपके पास क्या आ रहा है? मशीन आ रही है, इंक्रीज होगी मशीन, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। अगर किसी लायबिलिटी को इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर लायबिलिटी बढ़ी है क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी घटी है डेबिट करेंगे। सेम एक्सपेंसेस में और एसेट्स के रूल सेम होते हैं, और इनकम के और लायबिलिटी के भी सेम होते हैं। अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट साइड, घटेंगे तो क्रेडिट साइड, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, घटेगी तो डेबिट साइड। ये दो रूल हैं, आपकी मर्जी है, जिससे करना चाहो आप उससे कर सकते हो। अब डीआर सीआर में पोस्टिंग होती कैसे? देखो ये आपका फॉर्मेट है, इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो। क्या करते हो? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 1 तारीख का ट्रांजैक्शन, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। हम ऐसे नहीं करते 1 का, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 8 का, फिर 7 का, ऐसे नहीं करते। तो जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा कि आज ये हुआ, जैसे बिग बॉस देखते होंगे ना आप लोग, सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे, कितना भी हो जाए, होनी लड़ाइयां ही हैं, एक दूसरे को प्यार भरी बात बोल रहे होते हैं। तो यहां पर भी आपको ट्रांजैक्शन दिए होगा कि इस तारीख को ये हुआ, अब उस तारीख को हमें यहां डालना है। ठीक है, वो डेट क्या हुआ उस तारीख को, वो डेट आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद एक्चुअल में हुआ क्या ट्रांजैक्शन, यानी कि डीआर क्या हुआ, सीआर क्या हुआ, उसको आपको इस पर्टिकुलर में करना है। यानी कि सबसे पहले डीआर,
डीआर में जो हुआ उसे आपको यहां पर लिखना है। अगर वो पर्सनल है तो आप इस तरीके से अकाउंट लगाएंगे, और नहीं है तो सिर्फ अकाउंट लगाएंगे डीआर, और सीआर को डालने के लिए 2 लिखेंगे और उस चीज का नाम, यानी कि जिस चीज को आपने डीआर करा है उसको ऊपर लिखेंगे। अकाउंट डीआर बता रहा है कि ये चीज डेबिट हुई है, और ये जो 2 है ये बता रहा है कि ये चीज क्रेडिट हुई है। इसका अमाउंट हम यहां लिखते हैं और इसका अमाउंट हम यहां लिखते हैं। दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। जितना पैसा डीआर में गया है उतना पैसा ही सीआर में जाएगा, जो आपने पढ़ा था डबल वाले सिस्टम में कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही सेम होने चाहिए। इसी के लिए हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करता है। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से आपकी शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए जो मैंने आपको बताया था वही दे रखा है कि जो बुक्स हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं पहली बार, उसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ते जाते हैं तो हम उनको सब जर्नल्स कर लेते हैं। ये आपको यहां पर सब जर्नल्स दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जहां पे ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका फॉर्मेट है जिसकी मैंने अभी बात करी। डेट की बात हो गई, पर्टिकुलर्स की बात हो गई। सर ये लेजर फोलियो क्या है? लेजर फोलियो का मतलब जर्नल जब आपने एंट्री कर ली, अब जर्नल के बाद जब आप अगली बुक पर जाओगे जिसका नाम है लेजर, तो ये एंट्री उस लेजर में आपने किस पेज नंबर पर करी है उसको फीड करता है। तो आपके लिए इसका जर्नल में तो कोई यूज नहीं है, ठीक है। चलिए, उस पर आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं पर्सनल अकाउंट। अभी हमने देखा था। अब यहां पे देखो, वी गेव 20,000 टू गोपाल। हमने 20,000 रुपए गोपाल को दिए। गोपाल के पास पैसा आ रहा है और हमारे पास से पैसा जा रहा है, यानी गोपाल पर्सनल अकाउंट का अगर रूल देखूंगा तो गोपाल रिसीवर है, और कैश रियल अकाउंट के हिसाब से देखूंगा तो गोपाल रिसीवर है, हमने डेबिट कर दिया, और कैश हमने रियल अकाउंट से क्रेडिट कर। लेकिन जब आप जर्नल एंट्री करने बैठोगे तो आपके पास इतना समय नहीं कि इतना टाइम लो। आप सिंपल ये देखो, क्या आया क्या गया, सिंपल। जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। इधर से ट्रांजैक्शन डालूंगा, उधर से जर्नल एंट्री निकालूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ये पार्ट आपका बहुत जरूरी है जिसका नाम है मीनिंग ऑफ गुड्स। हमसे जर्नल वाले चैप्टर में जब भी कभी गुड्स की बात करेगा तो आपको एंट्री में उसे गुड्स नहीं लिखना है। हम गुड्स क्यों खरीदते हैं? अगर मेरा दुकान है फर्नीचर का, मैंने चेयर खरीदी, मैंने टेबल खरीदा, मैंने अलमीरा खरीदी, क्यों खरीदी? बेचने के लिए बेटा। तो मैं उसको परचेज के नाम से डेबिट करूंगा क्योंकि मेरा मोटिव है उसको रीसेल करने का। तो वही कह रहा है, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। गुड्स वो चीज है जिसको दोबारा बेचने के लिए आपने खरीदी है। इन अदर वर्ड्स, गुड्स हमारी वो कम्युनिटी है जो बिजनेस डील, हमारा जो बिजनेस है उसमें काम करते हैं। अगर आप क्लॉथ मर्चेंट हैं और आपने कपड़े खरीदे हैं तो ये कपड़े आपके किस में आएंगे? परचेज में। लेकिन अगर आप क्लॉथ मर्चेंट हैं और आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो ये परचेज में नहीं आए क्योंकि वो हमारा बिजनेस नहीं है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं आपकी परचेज। व्हेन गुड्स आर परचेज, अब गुड्स खरीद रहे हैं, हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, लेकिन क्योंकि गुड्स हम रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं तो हम गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। वही लाइन आपको यहां पर बताई गई है, ठीक है। सेल्स, सेल्स करें, गुड्स जा रहा है तो यहां पर गुड्स को सीआर नहीं करेंगे, हम सेल्स को सीआर करेंगे। लेकिन परचेज की अगर मैं पूछूं कि कौन से अकाउंट का रूल लग रहा है परचेज का, तो एक नॉमिनल अकाउंट है।
खर्चा हो रहा है। सेल्स भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज करा एक्सपेंसेस हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सेल्स करा फायदा हुआ क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। फिर परचेज रिटर्न है, आपने जो सामान को परचेज किया था उसको वापस करा तो वो आपका परचेज रिटर्न होता है। इसको हम रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं। आउटवार्ड का मतलब सामान आपके पास से जा रहा है, आउटवार्ड। ऐसा ही सेल्स रिटर्न होता है, सामान आप जो बेचा है वो हो सकता है आपके पास वापस भी आ सकता है, और वापस आएगा तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड, सामान आपके पास वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन करवा के समझा दूंगा इतनी। चलिए अब ये आपके साथ एक क्वेश्चन है और इसको हम एक प्योर फॉर्मेट बना के करते हैं। डिंग 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 डिंग। चलिए देखो बेटा, आपको मालूम है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। 1 जनवरी, ये जनवरी है, जान मत समझना कि सर की 1 जान है, 2 जान है, 4 जान है, जनवरी है नालायकों। 1 जनवरी सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जो हमारे बिजनेस का मालिक है उसने हमें बिजनेस में पैसा लगाया सॉरी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, यस सर पैसा आ रहा है, लेकिन हमारा जो एंटिटी कंसेप्ट था वो कहता था ये पैसा भी हम अपने बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी लेंगे, वो भी कौन सी, इंटरनल लायबिलिटी। तो एंट्री क्या करते थे, हमारे पास पैसा आ रहा है और इसके बदले में हम कैपिटल, यानी कि एंट्री होगी इसकी 1 जनवरी की कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट कर रहे हैं, और क्रेडिट क्या कर रहे हैं, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप इस एंट्री के बाद यहां लिखेंगे नरेशन। नरेशन का मतलब बॉक्स में क्या लिखेंगे, सिंपल जो आपकी एंट्री में दे रखा है आप बीइंग लगाकर एज इट इज उसे उतार देंगे। कितने का खरीदा है, खरीदा नहीं सर, बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 का, तो 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 जनवरी परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को परचेज करा, सामान को खरीदा। आपने जब सामान को खरीदा तो आपके पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, लेकिन गुड्स क्यों खरीदा होगा, बेचने के लिए, तो परचेज को डेबिट करूंगा। सामान क्या नगद खरीदा है या उधार खरीदा है, सर नगद खरीदा है। आपके पास से क्या गया, कैश गया, कैश एक रियल अकाउंट के हिसाब से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज आपके पास से जा रही है। एंट्री क्या होगी, परचेज 2 तारीख की 2 जनवरी, एंट्री होगी परचेज, क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा है तो डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, नरेशन आप लिख ही देंगे। अमाउंट कितना है, 20,000 रुपये, तो 20,000 यहां और 20,000 यहां पे। चलिए अब 4 तारीख की एंट्री जरा देखिए। अगर आपसे कहे सिर्फ परचेज गुड्स तो अभी आप मान लेना कि माल नगद खरीदा गया है, और अगर आपसे कहता परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश तो अभी मान लेते कि हमारा जो सामान है वो नगद खरीदा गया है। अब आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, हमने गुड्स खरीदा है सुभाष से, पैसे का अभी कोई बात नहीं है, पैसे हमने नहीं दिए हैं, यानी कि हमने उससे उधार खरीदा है, वो हमारा कौन है, सेंड्री क्रेडिटर्स। अब यहां पर सुभाष पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर है, तो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहां पर एंट्री क्या हुई, 4 तारीख की 4 जनवरी एंट्री हो जाएगी हमारी
परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, यहां नरेशन डाल देंगे आप बींग लगा के। कितने का परचेस किया है? 12,000 का। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब ये एसेट्स आ गई। एसेट्स को परचेज में जब ही लगाऊंगा जब मेरा ये बिजनेस है, ये मैं बेचता हूं, ये मेरा बिजनेस है, धंधा है हमारा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। फर्नीचर खरीदा तो एसेट्स आ रही है, तो जब फर्नीचर खरीदोगे, फर्नीचर रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, और पैसा जा रहा है तो कैश भी एक एसेट से रियल में आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। 5 तारीख और कितना पैसा? 6,000। 5 जनवरी, तो फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कितना? 6,000 रुपये। ये 6,000 बहुत फेमस है हमारे यहाँ, और बच्चे चाहते हैं 6,000 रुपये अमाउंट बार बार आए, बार बार दिन ये आए। चलिए, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखिए, पेड कैश टू सुभाष, हमने सुभाष को पैसा दिया। सुभाष अगर पर्सनल के हिसाब से मैं देखूंगा तो सुभाष पैसे को रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। पैसा किसके पास जा रहा है? सुभाष के पास। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सुभाष अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, हमारे पास पैसा गया। 16 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, हमने रवि से गुड्स खरीदा है लेकिन पैसा देके, ये उधार नहीं है। तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट को डेबिट करा और पैसा जा रहा है, यानी कैश को क्रेडिट करा। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि अगेन, अब यहां पर कैश का कोई बात ही नहीं है, अब हमने रवि से उधार खरीदा है। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट DR टू रवि। हमने मशीनरी खरीदी कैश में, मशीनरी हमारे पास आ रही है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट, अब ये एक नॉमिनल की बात आ गई, पेड रेंट। अब जब हमने रेंट को पेड करा तो हमारे नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जब भी रेंट को पेड करेंगे, वेजेस को, सैलरी को, कमीशन को, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, कमीशन टू कैश, रेंट टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश, कमीशन टू कैश, है ना। इस तरीके से हमको करना है। तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लिया है आप लोगों के लिए, ये देखिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेचा नगद, हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम सामान को बेचते हैं तो गुड्स नहीं लगाते, सेल्स लगाते हैं। दूसरा, सोल्ड गुड्स टू महेश, तो महेश को सामान बेचा है, अब नगद नहीं बेचा तो पैसा नहीं आ रहा, महेश रिसीव कर रहा है पर्सनल के हिसाब से। एंट्री हो जाएगी महेश DR टू सेल्स, और क्योंकि ये पर्सनल है तो आपको इस तरीके से अकाउंट का यूज करना है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, माल बेचा सुरेश को लेकिन नगद में, सुरेश ईमानदार था तो पैसा आया जब माल बेचा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अगेन, अब सुरेश नालायक कर रहा है यहां पे, सोल्ड गुड्स टू सुरेश उधार, तो सुरेश DR टू सेल्स अकाउंट।
विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, जब भी हम अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकालेंगे, प्रोपराइटर के घर का रेंट दिया, इनकम टैक्स पेड किया, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पेड करे, विड्रॉ किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पेड करा, ये सारे हमारे ड्राइंग्स का पार्ट है। यानी हमारे प्रोपराइटर ने, हमारे मालिक ने अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला है अपने ही लिए, तो यहां पर हम ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते हैं और इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। पेड वेजेस, खर्चा पेड किया, पैसा गया आपके पास से, वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, अब पैसा हमारे पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। चलिए, तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक था। अब इसके साथ कुछ ट्रीटमेंट जुड़ जाते हैं, कुछ डिस्काउंट जुड़ जाते हैं, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और ये कैश डिस्काउंट तो खैर आप लोगों के साथ बहुत होता होगा। हमारे घर पर मम्मियाँ जो होती हैं वो इनमें रैंक होल्डर्स होती हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होती हैं इनमें। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? देखो नाम में क्या रखा है, ट्रेड। जब मैं सामान को बल्क में खरीदता हूं, बल्क में यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदता हूं, तो उस सामान की जो MRP है, जिसको मैं लिस्ट प्राइस भी कहता हूं, उस पर मुझे एक डिस्काउंट मिलेगा जिसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और इस ट्रेड डिस्काउंट की हम कहीं पर एंट्री शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी दुकान से, जैसे मान लो आप डेयरी मिल्क लेते हो अपने लिए, अब डेयरी मिल्क जो है वो 10 रुपए की आती है, ठीक है। अब 10 रुपए की डेयरी मिल्क आ गई, अब आपने 10 डेयरी मिल्क ली, 10 रुपए की, 100 रुपए की पड़ी। यही आपने अगर उसका एक बॉक्स लिया इकट्ठा, तो वो आपको कितने का पड़ेगा? हो सकता है 95 का पड़े। तो बल्क में खरीदा और उसकी MRP पे आपको डिस्काउंट मिला, जिसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है जहां पर आपको एनकरेज करा जा रहा है पेमेंट को करने के लिए, कि भाई अगर वैसे तो 1200 रुपए है, लेकिन अगर अभी आप खरीदोगे तो 900 रुपए का दूंगा कैश डिस्काउंट, 300 रुपए का। इसे हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अब कभी जाते ना अपनी फैमिली के साथ। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरी मम्मी और हम दो ही लोग थे, हम लोग सामान लेने गए थे। तो मम्मी को एक पर्स पसंद आ गया और पर्स की कीमत थी 1200 रुपये। तो दुकानदार ने बोला 1200 रुपये। बोला कितने का है पर्स? 1200 रुपये का। मम्मी ने कहा 1200 नहीं, 400 रुपये दूंगी। अब मैं मम्मी की तरफ यूं देख रहा हूं, मैंने कि 400 रुपये बोल दिया है, मम्मी ये क्या कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद दुकानदार बोला ठीक है दे दूंगा। मैं दुकानदार की तरफ देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर 800 रुपये का क्या है? कैश डिस्काउंट। यानी कि कैश डिस्काउंट दिया ही इसीलिए जाता है कि आप पेमेंट कर दो। पेमेंट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अब कैश डिस्काउंट, जहां जहां कैश जाएगा वहां वहां डिस्काउंट भी जाएगा। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट किया, तो और डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करोगे। अगर पैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट किया और डिस्काउंट को भी क्रेडिट करोगे। लेकिन जब आपके पास पैसा आता है तो आप राजा हो बबुआ, आप दूसरे को डिस्काउंट दोगे। उसको हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। और जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो कैश जा रहा है, अब वो डिस्काउंट देगा, तो हमारे लिए वो है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो चलिए क्वेश्चन से मैं समझाता हूं आपको। यहां पर डिफरेंस दे रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है होलसेलर द्वारा या मैन्युफैक्चरर द्वारा। किसको? रिटेलर को। बल्क में सामान खरीदेगा उस लिए। कैश डिस्काउंट कब किया जाता है?
कैश डिस्काउंट हमारा आपको पेमेंट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, तब आपको कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपका, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 159% डिस्काउंट। ये 159 नहीं है बेटा, सिर्फ 15% है, गलती से 159 लिख गया है। अब देखिए यहां तक देखिए, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन होगी। भाई मोहन से गुड्स खरीदा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। 10,000 का गुड्स 15% के ट्रेड डिस्काउंट पर, यानी कि एमआरपी तो 10,000 है, लेकिन 15%, तो 10,000 का 15% 1500, 10,000 में से 1500 माइनस करेंगे तो 8,500 रुपए का आपने क्या करा है, खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। हमने मोहन से सामान खरीदा था, अब हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया और जिस पर हमें 4% का डिस्काउंट मिला, यानी कि मोहन को हमने पैसा दिया है। अब जब मोहन को आपने पैसा दिया होगा तो आपने एंट्री क्या पास करी होगी, आपके पास से पैसा गया किसके पास, मोहन के पास, मोहन DR टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करी आपने, मोहन को पैसा दिया आपने, मोहन DR टू कैश अकाउंट। अब आपको 4% का डिस्काउंट मिला, जहां कैश वहां डिस्काउंट। यहां पर आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया, जहां कैश वहां डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब कैसे करना है, मोहन को आपको देने थे 8,500 रुपए, 4% का डिस्काउंट इस पर निकलेगा, 8,500 का 4% निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 10% 850 होगा, 1% 85 होगा, तो ये आपका आएगा 340। और 8,500 में से 340 माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8,160। आगे देखते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000, 20% टेन डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स खरीदा, लिस्ट प्राइस थी 50,000, 20% के डिस्काउंट पर और 5% हमें कैश डिस्काउंट मिला। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी, क्या कह रहा है आपसे, बॉट गुड्स यानी कि नगद खरीद रहे हैं गुड्स, आप एंट्री क्या करोगे, अगर आप नगद खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करोगे। आपसे कह रहा है आपने गुड्स खरीदा 50,000 का, इस पर 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000। 50,000 में से 10,000 माइनस किया तो कितना बचा, 40,000, यानी सामान आपने कितने खरीदा है, 40,000 का। और इस पर कहां गया, इस पर 5% कैश डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट कैश के साथ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। 40,000 का 5% होगा कितना, 2,000 होगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, यानी कि एक्चुअल में पैसा आपके पास से कितना गया, 38,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, 10% इन डिस्काउंट, 3% कैश। अब आप जब गुड्स बेचोगे वो भी कैश में, तो आपके पास पैसा आएगा, एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट DR
टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अब यहां पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 20,000 का सामान था और 10% था क्या, ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि आप पर सामान कितने का बिका है, 18,000 का। उसके बाद भी आपने डिस्काउंट दे दिया 3% का, यानी कि ये डिस्काउंट आपने अलाउड किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR। तो 18,000 का 3% निकालोगे तो 180, 360, 540, 540 डिस्काउंट में, और 18,000 में से 540 माइनस करोगे तो ये आपका 17,460 रुपए कैश में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, जरा अच्छे से देखिएगा। देखो बेटा, यहां करते हैं इस क्वेश्चन को। बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास, 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम परचेज इटसेल्फ। आपने विश्वास से गुड्स खरीदा और आपने पेमेंट कर दिया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, परचेज अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, ये एंट्री करोगे जब आप कोई भी गुड्स खरीदोगे, तो आप यही एंट्री तो करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने खरीदा है माल 1 लाख का, 20% का उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि आपको वो माल कितने का पड़ा, 1 लाख का 20%, 20,000 माइनस करने के बाद 80,000 का, और आपने पूरा का पूरा पेमेंट किया है, तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिला है। तो डिस्काउंट कैश के साथ, और ये हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है कितना, 5%। 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000, तो 4,000 डिस्काउंट में 80 में से 4 गए, यानी एक्चुअल पेमेंट कितना किया हमने, 76,000। नरेशन तो आप लिख ही दोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा 20,000 एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। टाडा, इस एंट्री में सारा का सारा पेमेंट नहीं किया है, कैश डिस्काउंट उसी पर लगेगा जितना पैसा दिया है। गौर से देखना, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, यानी कि यहां पर एंट्री क्या होगी, हमने सामान खरीदा है तो परचेज तो होगा, परचेज अकाउंट DR टू त्रिशा और टू कैश। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि सारा ना तो उधार खरीदा है और सारा ना तो नगद खरीदा है, तो कुछ उधार रह गया है और कुछ नगद पेमेंट करा है, और क्योंकि आपने देखा डिस्काउंट भी है, इसमें डिस्काउंट भी है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 लाख का गुड्स, पहले ट्रेड देखो, 2 लाख का गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो 2 लाख में से 20,000 चले गए, यानी कि माल आपने कितने खरीदा है, 1,80,000 का। उसमें से आधा पेमेंट कर दिया है उसने, यानी कि आधा अभी भी उधार है, 1,80,000 का आधा 90,000 अभी भी उधार है। 90,000 उसने पेड करा है, जिस पर कितना डिस्काउंट मिला है, 5%। 90,000 का 5% 4,500 डिस्काउंट में, और 90,000 में 4.5 माइनस किए तो 8,5,500 हमारे कैश हमारे पास से गया है। इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू नुपुर 50,000 का 4% कैश डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड हाफ पे बाय चेक। पैसा सारा आ गया है, बस आधा कैश आया है और आधा चेक से आया है। जब भी हमारे पास पैसा चेक से आएगा, हम बैंक का इस्तेमाल वहां करेंगे। तो किससे खरीदा है, सोल्ड गुड्स टू नुपुर। अब नुपुर को हमने गुड्स सोल्ड करा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हम एंट्री करेंगे, पैसा भी आ रहा है कैश अकाउंट DR,
चेक से भी आ रहा है, बैंक अकाउंट ER, और डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ER और टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हम लोग करेंगे। अब अगर मैं अमाउंट देखूं तो 50,000 का 20% है डिस्काउंट, 50,000 का 20% हो गया 10,000। अब 10,000 रुपए हम 50,000 में से हटा दे रहे हैं, तो कितने का सामान आपने सेल्स किया है? आपने किया है 40,000 का, जिसमें से आधा आधा हो गया, 20,000 कैश में और 20,000 चेक से। तो जो 4% डिस्काउंट है वो भी तो आधा आधा हो जाएगा, 2-2%। अगर मैं 40,000 का डिस्काउंट देखूंगा तो 40,000 का 4% यानी कि कितना हो गया? 1,600 हो गया लमसम। 1,600 आधा आधा कर दो तो आधा 800 कैश में से माइनस और आधा बैंक में से माइनस, टोटल डिस्काउंट है कितने का? 1,600 का। तो डिस्काउंट में तो 1,600 डालेंगे और कैश 20,000 में से 800 माइनस 19,200 यहां और 19,200 ही यहां पर आ जाएंगे। अब देखो, ये देखो, ये वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा है, ये मेरी अनुराधा नहीं है। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 1,00,000 ऑन टर्म, 10% डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज, 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च बाय चेक। तो पहली बार सोल्ड गुड्स टू अनुराधा, तो एंट्री क्या करेंगे? अनुराधा और कैश है बैंक, बैंक अकाउंट ER, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ER टू सेल्स। देखो बेटा, 80% पैसा ही आया है, यानी 20% अभी भी उधार है, इसीलिए हमने यहां अनुराधा लिया है। 80% पैसा 18 तारीख को पेड कर दिया है, 6 को खरीदा था, 6 + 15 होते हैं 21। आपको डिस्काउंट मिला था कि अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो उसने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो, 1,00,000 का गुड्स था, 10% डिस्काउंट, 1,00,000 का 10% यानी 10,000, तो 90,000 का आपने गुड्स को बेचा है, तो यहां 90,000। अब आगे आपसे कह रहा है 80%, 90,000 का 80% पैसा आपके पास आ गया, तो 90,000 का 80% होता है 72,000, यानी कि 18,000 अभी भी क्या है? उधार है, तो वो चला गया अनुराधा में। अब 72,000 रुपए पर 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 72,000 का 5% होता है 3,600, तो 3,600 तो आ जाएगा यहां किस्मत, 3,600 ही आएगा ना, 10%, हाँ 3,600 आएगा, और 3,600 इसमें से माइनस करके आप डाल दोगे यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुधा 1,00,000, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% का कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज, शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च, यानी अभी भी पूरा पैसा नहीं दिया है। इस एंट्री को हम कैसे करेंगे? देखो, सोल्ड गुड्स टू सुधा, ये हो गया अलग अलग डेट में, यहां पर सोल्ड गुड्स टू सुधा 1,00,000, 20% डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, यानी कि अभी यहां पर हमें सिर्फ सेल्स की एंट्री करनी है, तो यहां पर हम करेंगे सुधा DR टू सेल्स, कितने की? 1,00,000 का 20% यानी 80,000 की सेल्स हुई है, 80,000 की सेल्स हुई है। अब आपसे कह रहा है कि अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर मिल गया तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। आधा पेमेंट उसने कर दिया 26 तारीख को, तो 20 और 10 यानी कि डिस्काउंट मिलेगा आधा पेमेंट, यानी कि 40,000 रुपए उसने दे दिए। तो अगली तारीख में कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट दिया, उसके बाद डिस्काउंट मिलेगा
डिस्काउंट हमने अलाउड किया और किससे आ रहा है पैसा? सुधा जी से। ठीक है, कितना आया? इसका आधा यानी कि 40,000 रुपये आया। 40,000 रुपये कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 10% का, यानी कि 4,000 का डिस्काउंट है और 36,000 गए यहां पर कैश में दूसरी एंट्री में। ठीक है, अब आपसे कह रहा है अब 50% ही बचा हुआ है, 50% तो पेमेंट कर दिया, उस बचे 50% का 30% पैसा दिया है 31 मार्च को, 10 दिन के लिए बोला था, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो कितना बचा? 40,000 ही बचा है। 40,000 का 30% हम निकालेंगे, यानी कि कितना आएगा? 12,000 आएगा। 12,000 आएगा, है ना? कितना आएगा? 40 ही तो बचा है। हाँ, 40 बचा है, तो 40,000 का 30% हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12% आएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आपसे कह रहा है 40,000 बचा है, जो रिमाइंडर है आधे का 30%, अब 20% हमारा रह गया है। तो यहां पर हमारा 40,000 का 30% निकाल के 12,000 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर लाइन सुनिए, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, यानी अब 12,000 दे दिया, अभी भी कितना बचा हुआ है? 28,000 रुपये अभी भी उधार बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसकी एंट्री कैसे होगी? पैसे आने की होगी, कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधार, बाकी का पैसा अभी भी रह गया है। चाहो तो इसको उधार के नाम से भी शो कर सकते हो, सेल्स में दिखाकर बेटा। चलिए, अब ये तो आपके बेसिक्स थी। कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं बैंक के साथ, जैसे आपने बैंक में पैसा डाला तो आपके पास से पैसा जा रहा है, एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने बैंक से पैसा निकाला, आपके पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको याद रखने होते हैं। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपके पास से पैसा जा रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। When कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, पैसा निकाला बैंक से, पैसा ही पैसा होगा, आपके पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When check draft received from the customer are deposited into the bank on the same day, आपके पास आपके किसी कस्टमर से चेक आया या कुछ भी ड्राफ्ट आया और वो आपने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, तो अगेन जमा तो बैंक में हो रहा है और किससे आया था? कस्टमर से आया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। लेकिन अगर उसी दिन आपने जमा नहीं करा तो उसको हम कहते हैं, यहां बैंक में तो गया नहीं, वो अभी आपके पास है चेक इन हैंड, तो एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, कैश बुक वाले चैप्टर में डबल कॉलम में आपको आता है। जब जमा कर दिया तो बैंक टू कस्टमर पर्सनल, जब अभी जमा नहीं करा हमारे पास है तो चेक इन हैंड टू कस्टमर पर्सनल, और जब इसको जमा किया जाएगा तब हमारा चेक इन हैंड जाएगा। यानी कि जब आपने वो चेक अभी जमा नहीं करा था, अब जमा कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जब कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। When a check previously deposited into the bank is dishonored, जब हमने कोई चेक डिपॉजिट किया था तब हमें एंट्री क्या कर रहे थे? बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, और उससे पहले क्या कर रहे थे? बैंक टू कस्टमर पर्सनल। अब जो जमा किया था वो वापस आ गया, डिसऑनर्ड हो गया, साइन गलत थे, पैसा नहीं था, किसी भी रीजन से, तो इस एंट्री को आप देख रहे हो और इसको देखो, इस एंट्री को जस्ट उल्टा कर देंगे। फिर अभी आपने जो केसेस करे थे वो है जब आप पेमेंट करते हो, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउड, चेक आ रहा था तो एंट्री कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल। अब चेक आ रहा है डिस्काउंट के साथ, तो वहां पर कैश के साथ डिस्काउंट आ रहा था, यहां पर बैंक के साथ डिस्काउंट आएगा। सेम जब वो डिसऑनर्ड हो जाएगा तो इस एंट्री को जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू चेक, अभी आपने देखा था जब आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो किसी पर्सन को दे रहे हो तो उस पर्सन का नाम टू बैंक, कोई खर्चा दे रहे हो तो एक्सपेंस टू बैंक, अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स टू बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो इंटरेस्ट टू बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला है
तो बैंक टू इंटरेस्ट, वैसे तो कैश आता, अगर हमें इंटरेस्ट मिलता तो एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहां हमें बैंक से मिल रहा है तो बैंक में ही आई होगी ब्याज। चलिए फिर आपका ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बिग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है कि हमारे पास जब ये साल का एंड होगा 31 मार्च को, तो हमारे पास बहुत सारी एसेट्स होगी, बहुत सारी लायबिलिटीज होगी। अब उसे इस साल से हटाकर दूसरी साल में ले जाया जाएगा, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी एसेट्स होती है उसको हम डेबिट करते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अगर एसेट साइड का टोटल ज्यादा है तो लायबिलिटीज में हम डाल देते हैं कैपिटल के नाम से, यानी क्रेडिट में कैपिटल के नाम से। अगर लायबिलिटी में ज्यादा है तो एसेट्स में डाल देते हैं हम लोग डेबिट में गुडविल के नाम से। याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन भी लिया यहां पे, देखो ये सारी एसेट्स हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। डेटर्स में ये अंदर वाले नमूनों को लिखेंगे, अशोक डेबिट, पवन डेबिट, विवेक डेबिट, मशीनरी डेबिट, ये सारा डेबिट होगा। ये सब क्रेडिट होगा टू क्रेडिटर्स, टू चमनलाल, टू ओमपाल। उसके बाद आपको देखना है कैपिटल भी आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो सीआर में आएगा टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, जितना ज्यादा है। और अगर लायबिलिटी यानी सीआर साइड ज्यादा है तो डीआर में हम डालेंगे क्या, गुडविल अकाउंट के नाम से। तो ये तो कुछ बेसिक सी एंट्री थी। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाली एंट्री थी, डबल वाली एंट्री थी, बैंक की कुछ एंट्रीज थी, ओपनिंग एंट्रीज थी, कुछ आपकी कंपाउंड एंट्री भी होती हैं जब एक डेट में बहुत सारे खर्चे हो जाएं या बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी दिया, वेजेस दिया, रेंट दिया, कमीशन दिया 30 तारीख को, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर, वेज अकाउंट डीआर, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश के नाम से। कुछ स्पेशल एंट्रीज, सबसे पहला बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं सर? हमने किसी को सामान बेचा उधार, वो हमारा डेटर्स था, अब उससे हमारे पास पैसा आना था, लेकिन अब ये साबित हो गया कि उससे कैसे भी पैसा नहीं आना। ठाकुर तो गयो, पैसा आपका गया, पैसा नहीं आना साहब, तो वो हमारा होता है बैड डेब्ट्स। अकस्मात उससे कुछ पैसा आपके पास आ जाए उसको हम कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो पैसा आएगा, तो पैसा आया यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो इसकी एंट्री दे रखी है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है जब हमारे साल में कुछ खर्चे आते हैं बीच में, तो कंपनी उन्हें पेड नहीं करती है, आउटस्टैंडिंग रखती है, साल के बाद में, साल के लास्ट में पेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सैलरी पेड करी होती या रेंट पेड करा होता या वेजेस पेड करा होता, एंट्री क्या करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अब पेड नहीं करा तो कैश की जगह क्या हो जाएगा, वो आउटस्टैंडिंग, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इस तरीके का स्ट्रीम होता है जिसका ये आपको दे रखा है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है नहीं दिया, प्रीपेड का मतलब होता है पहले ही दे दिया। बाबू मेरा थोड़ा रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करवा देना, अभी करवाता हूं, वो हमारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का पार्ट है, यानी पहले से ही पेड कर दिया, पहले रिचार्ज फिर 3 महीने बात होगी, तो प्रीपेड का मतलब पहले से ही दे दिया। अब मान लो अगर आप सैलरी को पेड करते, आप इंश्योरेंस पेड करते, आप इंश्योरेंस को पेड का ये बेनिफिट है आपके पास, अब यहां पर हम प्रीपेड पहले से ही पेड कर देते हैं, तो हमारी ये एक एसेट्स है। तो इसमें एंट्री क्या होती है, आपने जिसको भी प्रीपेड किया एंट्री करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, जैसे कि यहां पर आपको दे रखा है प्रीपेड के बारे में। अब यहां पर आपको यह भी दे रखा है कि जब हमारा प्रीपेड होता है तो एंट्री हम क्या करते हैं, प्रीपेड हमारा कहां गया, इस तरीके से
प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। पेमेंट किया होता या पेमेंट मिला होता तो कैश आता। अब यहां पर ये हमने आगे का कर दिया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर होता है आपका डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आपने देखा होगा, हमारी जो कैपिटल एसेट्स होती है जब हम उसको रेगुलर यूज करते हैं नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से या कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। अब कम होती है किसकी वैल्यू? एसेट्स की वैल्यू। मैंने बताया था कि अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां पर वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो एसेट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कम किसकी वजह से हो रही है? डेप्रीशिएशन की वजह से। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा जो मालिक ने लगाया, अब जब मालिक ने पैसा लगाया तो मालिक को ब्याज भी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक तरीके से खर्चा ही है, खर्चा ही है। अगर आप रेंट पेड कर रहे थे, एंट्री करते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं किसको? कैपिटल के ऊपर, तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर ये ड्रॉइंग्स होता भाई, वहां पर आपने अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकाला था, जब आप कैपिटल लगा रहे हो तब तो ब्याज ले रहे हो, और जब ड्राइंग्स कर रहे हो तब ब्याज नहीं दोगे। हैं बड़े चालू हो, बहुत तेज हो रहे हो। हैं नहीं सर, इस पर ब्याज देनी पड़ेगी। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, इससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन में लिया है। जैसे आपसे ये कह रहा है, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट। सुभाष से 20,000 रुपए बहुत पहले आने थे, जो कि हम मान चुके थे नहीं आने, बैड डेब्ट, अब आ गए तो एंट्री क्या करेंगे? सर पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, और इसको हमें क्या मानना है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या मानना है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब सैलरी ड्यू हो गई 50,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। एंट्री क्या करेंगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000। रेंट हमने जो पेड किया इस साल का, उसमें 10,000 आने वाले साल का पेड कर दिया, यानी प्रीपेड है। क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 10,000। 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है फर्नीचर पर, फर्नीचर है 50,000 का, 50,000 का 10% 5,000 हो जाएगा। एंट्री क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपए। उसके बाद 1 लाख का, 1 लाख नहीं है 10 लाख है, 10 लाख का 12% यानी 1,20,000 ब्याज देनी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। अब इसके साथ साथ आपका एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। आप जब भी कोई एसेट्स खरीदते हो, उसकी मरम्मत के साथ को छोड़कर उसके इंस्टॉलेशन में, उसके इरेक्शंस वगैरह में, भाड़े वगैरह में जो पैसा खर्चा होता है, हम उसको उस एसेट्स की वैल्यू में जोड़ देते हैं। लेकिन अगर रिपेयर्स का पार्ट चल रहा है तो रिपेयर्स को हम उसमें काउंट नहीं करते, वो हम अलग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपसे कह रहा है मशीनरी एंड बिल्डिंग आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो हमारा मशीन है, जो हमारी बिल्डिंग है, वो हमारे बिजनेस की क्या होती है? एसेट्स होती है। As such, any expenditure incurred on the carriage and installation of machinery, such as freight, transit expenses, installation expenses, wages paid for them, is treated as capital expenditure and is debited to the machinery account. जब आपने मशीन को खरीदा, अब उसको खरीदते वक्त जो भी खर्चा हो रहा है, भाड़ा दिया आपने इंस्टॉलेशन दी, आपने वेजेस दिया, वो सब एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाए, यानी अब हो रहा है, दोबारा नहीं होना, तो उसको हम जो भी एसेट्स है उसमें जोड़ देते हैं। सिमिलरली, कोई भी एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हो रहा है बिल्डिंग को बनाने में, जैसे कि आपने मटेरियल खरीदा है, आपने वेजेस दी है, क्यों? क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। घर बन रहा है, उस पर जो लेबर लगी हुई है वो बार बार थोड़ी ना लगी जाएगी, तो उसको भी हम बिल्डिंग के अमाउंट में जोड़ देते हैं।
लेकिन रिपेयर चार्जेस इनकर्ड ऑन एन एसेट विच इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स आर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ऐसे रिपेयर चार्जेस जो ऐसी एसेट्स पर हुए हैं जो एसेट्स पहले से ही दे रखी है, दिख रही है, उसको हम उसमें नहीं जोड़ेंगे, उसमें हम अलग से शो करेंगे रिपेयर्स अकाउंट में। चलिए देखो बेटा, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश 50,000 का, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर दियर कैरेज। अब आपने गुड्स खरीदा तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 50,000, 1,000 और ऐसे कैसे एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज। अब ये कैरेज कौन सा है, इनवार्ड, कैरेज इनवार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज में 50,000, कैरेज में 1,000 और कैश में 51,000। पेड टू सीता 9,650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ ड्यू 10,000। हमें सीता जी को 10,000 रुपए देने थे, हमने 9,650 देकर ही हिसाब बराबर कर लिया, यानी कि यहां पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हम सीता जी को पेमेंट करेंगे। पेड टू सीता, तो एंट्री क्या होगी, सीता डीआर टू कैश और टू डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे आएगा, सीता जी में 10,000 रुपए, कैश में 9,650 में लिख देता हूं यहां पर। चलिए एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सीता डीआर टू कैश और टू डिस्काउंट। 10,000 रुपए देने थे, 9,650 दिए हैं, 350 का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। नेक्स्ट, परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश एज वेजेस। अब ये आप कैसे करोगे, आप वेजेस को अलग से शो नहीं करोगे, आप मशीन की वैल्यू में ही ऐड कर दोगे। यानी एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डीआर। अब कुछ पैसा चेक से दिया है और कुछ पैसा कैश दिया है, तो टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। लेकिन मशीनरी आपको 3 लाख की पड़ी थी और 25,000 के वेजेस थे, तो टोटल मशीन कितने की हो गई, 3,25,000 की। अरे 3,25,000 की। अब जिसमें से आपने क्या करा है, 3 लाख चेक से दिए हैं, तो बैंक में 3 लाख और 25,000 कैश से दिए हैं, तो 25,000 कैश में। नेक्स्ट, ब्रिक्स 15 लाख का, टिम्बर 10 लाख का परचेस किया है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए और पेमेंट चेक से करा है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 25 लाख। एक मशीनरी परचेस करिए 1 लाख की, 5,000 उस पर स्पेंड हुए कैरेज पर, 20,000 स्पेंड हुए रिपेयर्स पर, सारा पेमेंट चेक से करा, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन सबको जोड़कर हम डाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 1,25,000। पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए पेमेंट करा है, यहां फर्नीचर नहीं आएगा, यहां रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चलिए अब अभी आपने इससे पहले कुछ स्पेशल एंट्रीज देखी थी, अब कुछ स्पेशल एंट्रीज और होती हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है, और जो आपका चैप्टर हुआ था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वहां पर भी ये आपको बहुत काम आएगी। जैसे कि ड्रॉइंग्स इन गुड्स, अगर आपने पैसा निकाला, आपने अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकाला, तो उसको तो हम कह रहे थे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है जहां पर आपका जो गुड्स है आपने वो अपने निजी खर्चे के लिए निकाल लिया है, तो वहां पर जब गुड्स खरीद रहे थे तो परचेस को डेबिट कर रहे थे। ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड केस हैं जहां पर परचेस को क्रेडिट करेंगे। यानी कि अगर आपने निजी खर्चे के लिए ड्रॉइंग्स किया गुड्स का, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपने किसी को चैरिटी में दे दिया, तो चैरिटी यानी विज्ञापन करने के लिए दे दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चोरी हो गया, जल गया, तो उसका नाम टू परचेज, तो यहां पर दे रखा है
कि अगर आपने ड्राइंग्स करी है गुड्स का अपने पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, आगे देखिए, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो इसको आप चैरिटी भी शो कर सकते हो। ठीक है, चैरिटी यानी कि दान के रूप में। फ्री सैंपल के रूप में अगर गया है तो वो हमारा विज्ञापन का प्रमोशन चल रहा है एक तरीके से, यहां पर हमारा चैरिटी ही रहेगा, दान में दिया है। ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, जा क्या रहा है, परचेज जा रहा है, चाहे ड्राइंग्स करी हो, चाहे चैरिटी करी हो, चाहे हमने फ्री सैंपल दिए हो, चाहे लॉस हुआ हो, सारे केसेस में जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है, तो परचेज तो सीआर ही रहेगा। चैरिटी करी तो चैरिटी टू परचेज, फ्री सैंपल में दिया क्यों, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, सुरक्षित काले मेरे बाल वेस्ट मॉल ने किया कमाल, वो कितने सुरक्षित हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो फ्री सैंपल में हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि ये हमारा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ये बात समझिए, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, अगर आपका कोई ऐसा गुड्स है जो जल गया, चोरी हो सकता है आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा हो। अब मान लो गुड्स जल गया या चोरी हो गया, आपने एंट्री पास करी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब आपने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था तो आपने ये चीज इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजी कि भाई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ क्लेम मान लिया कि हाँ इतना पैसा हम देंगे, कितना देंगे, अगर पूरा देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा नहीं देते तो जितना नहीं देते वो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डाल देना है। चलिए देखें कैसे, देखो बेटा, प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश इतना और गुड्स इतना, तो एंट्री क्या करेंगे, दोनों चीज निकाली है, एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश भी निकाला है और टू गुड्स भी निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश और टू परचेज। ड्राइंग्स कितनी करी है, टोटल करी है 30,000 की, जिसमें से आपने कैश निकाला है 20,000 और गुड्स निकाला है 10,000। उसके बाद गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, तो हमने चैरिटी के रूप में गुड्स दिया है, तो चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेज। गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में गुड्स दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू परचेज। गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय, अब स्टोलन हो गया चोरी हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज और टू कैश। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है गुड्स वर्थ 1,00,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। देखो इसको मैं आपको करके बताता हूं, देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको गुड्स जो है वो आपका जल गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू परचेज। आप बताओगे कि भाई बड़ा दुख हो रहा है, हमारा जो गुड्स था चल गया, कितने का, 1,00,000 का। अब आपने जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी थी उसको क्लेम भेजा कि नुकसान हो गया भैया बचा लो, भेजा, तो ये हम इंश्योरेंस कंपनी को भेज रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी डीआर टू, क्या हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ है, कितने का, 1,00,000 रुपए का। लेकिन क्या कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, सिर्फ 60% क्लेम को एक्सेप्ट किया है, तो पैसा आ रहा है कितना, 60% बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी सारा पैसा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और टू इंश्योरेंस कंपनी। तो 1,00,000 का अगर मैं 60% की बात करूं तो 1,00,000 का 60% कितना हो जाएगा, 60,000, तो 60,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट हो गया है, 40,000 का नहीं हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और टोटल हमारा चला गया 1,00,000 रुपए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया है।
चलो गब्बर आर्मी, ये था आपके लिए पूरा जर्नल जिसको हमने एक अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। सारी एंट्री मैंने कोशिश करा है कि इस लेक्चर में सारा मैं कवर करूं ताकि जर्नल आपको जंगल जैसा ना लगे। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, मस्त रहना मक्खन मलाई के तरीके से। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, गब्बर सर, गब्बर आर्मी।